नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भुज में वायु सैनिकों से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक ट्रेलर, जरूरत पड़ी तो पूरी तस्वीर दिखाएंगे। सेना के शौर्य को सराहा। कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में तो आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को फंड देने पर आईएमएफ पर भड़के राजनाथ सिंह। कहा, यह आतंकवाद को इनडायरेक्ट फंडिंग। फैसले पर फिर से विचार की अपील की। पाकिस्तान का साथ देने पर घिरे तुर्की और अजरबैजान। सीएआईटी ने दोनों के उत्पादों के बहिष्कार का लिया फैसला। पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत। 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरों पर जाकर दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई से रूबरू कराएगा। पाक के रिटायर्ड एयर मार्शल ने माना, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने मचाई तबाही। देश भर में जारी है तिरंगे की विजय यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए लगातार निकल रही हैं तिरंगा यात्राएं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, पाकिस्तान की नापाक हरकत का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ ही शायर और लेखक गुलजार को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान। कहा, साहित्य हमारे राष्ट्र का करता है निर्माण। और 3 सालों के बाद पहली बार वार्ता के मेज पर बैठे रूस और यूक्रेन। इस्तांबुल की मध्यस्थता में कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। दोनों देश कैदियों की अदला बदली और शांति पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर हुए सहमत। और चलिए इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बड़ा बयान दिया। गुजरात के भुज में वे एयरबेस पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने आकाशवीरों की तारीफ की तो पाकिस्तान को खुलकर बता दिया कि हिमाकत का अंजाम क्या हो सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में हम नाश्ता करते हैं, उतनी देर में तो ऑपरेशन सिंदूर ने अपना काम कर दिया और आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। राजनाथ सिंह के भुज दौरे से पाकिस्तान के उस झूठ की भी हवा निकल गई है जिसमें वो भारतीय एयरबेसिस को नुकसान पहुंचाने का दावा करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भुज पहुंचे रक्षा मंत्री। जवानों के शौर्य को सराहा। कहा, जितनी देर में नाश्ता पानी, उतनी देर में दुश्मनों को निपटाया। ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर में जवानों से मिले थे तो शुक्रवार को वो भुज पहुंचे और जवानों के शौर्य की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायु योद्धाओं से बातचीत की। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी और कहा, ये सिंदूर श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य और संकल्प का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। वायुसेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि आतंक के अजगर को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 23 मिनट ही काफी थे। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा,
जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय हथियारों की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक है, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि देश की संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का भारत जोरदार और करारा जवाब देगा। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिले लोन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को वित्त पोषण बताया है। राजनाथ सिंह ने आईएमएफ से अपने लोन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा। पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग के खिलाफ दिया भारत की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा बयान है। इस फैसले को लेकर खुद अमेरिका में भी अब सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। इससे पहले भी कई जानकार आईएमएफ के इस फैसले पर सवाल खड़े कर चुके हैं। टेरर फंडिंग के खिलाफ राजनाथ की हुंकार, पाकिस्तान पर किया प्रहार, आईएमएफ पर भी भड़के राजनाथ सिंह, पाकिस्तान को फंडिंग पर फिर से हो विचार। आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से हाल ही में पाकिस्तान को फंडिंग किए जाने के बाद दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी कि इस प्रकार की सहायता उसकी धरती से गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या आईएमएफ आतंकवाद को इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा है? नेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए राजनाथ सिंह ने आईएमएफ से भी अपील की कि आईएमएफ पाकिस्तान को वित्त पोषण करने पर पुनर्विचार करे। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। इस फैसले को लेकर खुद अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर पेंटागन अधिकारी माइकल रोबिन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का आईएमएफ बेल आउट पैकेज देने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। माइकल रोबिन ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने ये पैकेज ऐसे समय में दिया है जब पाकिस्तान को राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों को प्रायोजित करता हुआ देखा जाता है। पाकिस्तान आज चीन का छत्रप है। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को पैसा देना चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से बेल आउट देना है। इस तरह के आर्थिक समर्थन से न सिर्फ आतंक बढ़ेगा बल्कि चीन को भी रणनीतिक बढ़त मिल रही है। इससे पहले अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रॉजर्स ने भी कहा था कि आतंकवाद को वित्त पोषित करना बेतुका है, जिसे रोका जाना चाहिए।
रॉजर्स ने कहा कि वो वैश्विक संगठनों द्वारा आतंकवाद को वित्त पोषित किए जाने के खिलाफ हैं। I am certainly against terror financing. I hope the whole world is. Terror financing is absurd. Terrorists are absurd. गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से पाकिस्तान को फंडिंग दी गई, तब भारत ने इसका विरोध किया था। भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक मजबूत संदेश दिया था, जो देश आतंकियों को पालते हैं उन्हें बिना शर्त पैसा नहीं मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के रिटायर्ड अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने एक पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए ये स्वीकार किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम नहीं आ सका और ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स की सबसे बड़ी बेशकीमती संपत्ति को नष्ट कर दिया। अख्तर ने कहा कि लंबी दूरी की रडार निगरानी और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण प्रदान करने वाला विमान इस्लामाबाद के भोलारी एयरबेस पर भारत के एक सटीक मिसाइल हमले में नष्ट हो गया। मसूद अख्तर ने कहा कि 9-10 मई की रात को भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले के दौरान पाकिस्तान वायुसेना का एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS विमान तबाह हो गया और कई सैनिक भी मारे गए थे। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा AWACS खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। जिस आतंकवादी, एक बार फिर से इस खबर पर आपको ले चलते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में स्थित जिस आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र को मिसाइल से उड़ाया गया था, वो सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा कॉम्प्लेक्स परिसर के अंदर था। इस बात की तस्दीक खुद वहां की मीडिया कर रही है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आ रहे हैं। पाक पत्रकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1987 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और उस समय ये एक मस्जिद थी। पाक मीडिया की इस रिपोर्ट में ही साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कैसे इस आतंकी कैंप को संरक्षण दे रखा था। आतंकी इस नर्सरी को भारत ने अब खंडहर बना दिया है। भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन चलाकर पंजाब प्रांत के शहर मुरीदके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें एक मरकज़ तैयबा मस्जिद भी शामिल थी। यहाँ आतंकियों को पाकिस्तानी सरकार के नाक के नीचे प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि भारतीय हमले में मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और खंडहर में बदल चुकी है। 2 मंजिला इमारत के खंभे भी ढह चुके हैं। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक चलाया, जिसमें भारतीय वायु सैनिकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद कई देश अपने आर्थिक हित साधने के लिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे। अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया राफेल लड़ाकू विमानों के बारे में गलत और भ्रामक खबरें फैलाने लगी। फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ ने कहा कि कई देश अपने वाणिज्यिक हितों के मद्देनजर ऐसी खबरें फैला रहे हैं। Without actually waiting for facts to come out. Now, remember, this is the narrative they have put out. And I have seen how much this has gained traction in the Anglo-Saxon, particularly the US and the British media. My take on this is that a lot of this has to do with commercial interests. They were particularly targeting one aircraft. And that is because they see an international competition from that aircraft for different markets. ऑपरेशन सिंदूर को गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का एक अद्वितीय प्रतीक बताया है। सरकार ने फैसला लिया है कि सांसदों के दल कई देशों में जाकर के पाकिस्तान के गलत प्रोपेगेंडा को अब बेनकाब करेंगे। इस फैसले का विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है। इस बीच पाकिस्तान के सहयोगी देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश के लोगों में काफ़ी गुस्सा है।
तमाम व्यापारिक संगठनों ने इन देशों के साथ व्यापार करने से अब मना कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत रणनीति, पाक का फेक प्रोपेगेंडा होगा बेनकाब। तुर्की और अजरबैजान के विरुद्ध देश में छिड़ रहा आर्थिक युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रणनीतिक मजबूती के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि नया मल्टी एजेंसी सेंटर जटिल और परस्पर रूप से जुड़ी मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर इन्हें एकीकृत करेगा। नया एमएसी प्लेटफॉर्म टेरर इकोसिस्टम से लड़ने में बहुत दूरगामी साबित होगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जाएगा और दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो अभी अभी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसदों का, इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी अपनी जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देश भर से आए 125 से अधिक शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर प्रकार के व्यापार एवं व्यावसायिक संबंधों का पूर्ण बहिष्कार करेगा, जिसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। इस सम्मेलन में देश के 24 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन सभी ताकतों का सख्ती से विरोध करने का संकल्प लिया जो भारत के खिलाफ खड़ी हैं। ये प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के पक्ष में खुले समर्थन और संदर्भ में पारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जो निर्णय लिए गए उनमें तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार, भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करेंगे। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनियों या संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाना भी शामिल है। वहीं यात्रा एजेंसियों और इवेंट प्लानर से अनुरोध किया जाएगा कि वे तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन या व्यावसायिक गंतव्य के रूप में प्रचारित न करें। इसके साथ ही व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें इन देशों के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों की नीति स्तर पर समीक्षा की मांग की जाएगी। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों में 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं और 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। देश आज पाकिस्तान और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। हर कोई अपने स्तर से भारत के खिलाफ खड़ी आतंकी ताकतों से अपनी तरह से निपटने को तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में बात तिरंगा यात्रा की।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में आम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, तमाम क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इन यात्राओं में शामिल हो रही हैं। तिरंगा यात्राओं में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में सिविल सोसाइटी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश प्रेम से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित ये यात्राएं भारतीय सेना के आन मान और सम्मान का प्रतीक बन गई हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भी ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सोनोवाल ने कहा कि ऑपरेशन की सफलता में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को सेना की ताकत और बहादुरी पर गर्व है। आतंकवादी के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई में प्रचंड जीत हुई। तो इसलिए आज तिरंगा यात्रा हम इसको सफल मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों ने शिरकत की। हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए, हमारा आर्मी के लिए, हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले। ऑपरेशन सिंदूर ने बिग विक्ट्री दिया, वो हमारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। महाराष्ट्र के जलगांव में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। महिलाओं ने विशेष रूप से 100 फीट लंबा तिरंगा बनाया था, जो देशभक्ति की भावना का प्रतीक बना। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से शहर गूंज उठा। तो वहीं नागपुर के कामठी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक और आमजन शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। यह यात्रा जय स्तंभ चौक से मोटर स्टैंड और नेताजी चौक तक चली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर एवं श्रद्धांजलि देकर किया गया। जगह जगह लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। 14 करोड़ महाराष्ट्र के लोग सेना के साथ है, देश सेना के साथ है, मोदी जी के साथ लोग, सेना सब देश है, मोदी जी के साथ सब जनता है, सेना के साथ पूरी जनता है। कि ये जो आज का यात्रा है, तिरंगा यात्रा, वो हमारी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए और देश को इकट्ठा करने के लिए यात्रा है। आज के समय में हमें अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करना है, अपने देश प्रेम को बनाए रखना है। भारतीय सेना ने क्षणिक समय में जो शौर्य दिखाया है और जितना आदेश मिला उतना किया। अगर युद्ध डिक्लेयर हो जाता और युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी तो पाकिस्तान हम 3 दिन में फतह करके दिखा देते। हरियाणा के हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हिसार में तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। जो कार्रवाई हमारे सशक्त फौजी भाइयों ने करी और जो हमारे सशक्त नेतृत्व ने जो उनको पूरी खुली छूट दी, उसका कारण ये है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 10 बार ही सोचेगा अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करे। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही ये यात्राएं आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही, तो सेना के शौर्य को भी सलाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में इंदौर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि तिरंगा यात्रा में जनता का आत्मविश्वास, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत नई नीति का उद्घोष किया गया, जिससे पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश की तीनों सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में शुक्रवार को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में 15,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा में एनडीए के सहयोगी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्गों की ओर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई है। इस अवसर पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के संकल्प की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि इस धरती पर ऐसे आतंकवादी के लिए कोई जगह नहीं जिसने हमारी बेटियों के माथे से सिंदूर मिटा दिया, और तभी ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। देश के वीर जवानों की गरिमा, शौर्य, पराक्रम और आत्मसम्मान को सलाम करने के लिए पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान बच्चे, बुजुर्ग, महिला और नौजवानों में जोश और जज्बा देखने को मिला। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके देश के जवानों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का काम किया। कृष्णा नगर में आयोजित इस यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस लिए आज उतरे हैं? सेना के सम्मान में दिल्ली है मैदान में। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्राइक की, देश का जो संदूर का जो जवाब दिया, ऐसा दिया कि जिंदगी में पाकिस्तान दोबारा उभरेगा नहीं और बिल्कुल ही खत्म। 3 देश पर पीओ के हमारे पास रहेगा और सेना ने जो जवाब देना था वो बहुत बढ़िया दिया। आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा तिरंगा लेके चल रहे हैं? ये तिरंगा जो चल रहा है ये सैनिकों के सम्मान में चल रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये बात साबित करती है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि दोबारा अगर ऐसी हरकत करी तो पाकिस्तान का नक्शे से नाम हट जाएगा। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, हमारे देश के मजबूत नेतृत्व के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हमारी क्या ताकत है विश्व में, ये मोदी जी के नेतृत्व में और सेना के शौर्य और पराक्रम के माध्यम से पूरे विश्व को आज पता लगी। हमारी तिरंगा यात्रा जो कर्तव्य पथ से प्रारंभ होकर हर गली कूचे तक जानी है, आज शाहदरा जिले की तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई और आज इसमें सैकड़ों लोग, माताएं, बहनें सब ये यात्रा में शामिल हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो ट्रेलर हुआ है, फिल्म रिलीज होनी बाकी है। आप देख सकते हैं लोग काफी उत्साहित हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। इसी क्रम में झारखंड के गिरिडीह में भी तिरंगा यात्रा में गिरिडीह वासियों का भरपूर जोश दिखाई दिया। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के प्रति सम्मान जताया है। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल रहीं। आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह कायरतापूर्वक पहलगाम में हमला हुआ, निश्चित तौर पे इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने मिलकर दिया है। आज पूरा देश जश्न मना रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिक जिस मुस्तैदी के साथ देश को के बॉर्डर को उन्होंने संभाला है, देश को आगे बढ़ाने में के लिए हम सब नमन करते हैं उनको, हम उनका अभिनंदन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। सैनिकों के साहस और पराक्रम के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए झारखंड के कई जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में लोगों ने शामिल होकर सरकार के प्रति आतंक के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भरोसा जताया। झारखंड के लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी की सड़कों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे।
और अब कुछ और खबरों पर निगाह डालते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 58वें ज्ञानपीठ समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति ने साहित्य से जुड़े 2 महान विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार की शाम साहित्य और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिला, जहां 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 महान विभूतियों को प्रदान किया गया। एक ओर संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान, संत, वक्ता और साहित्यकार पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरी ओर हिंदी और उर्दू साहित्य में गहरी पकड़ रखने वाले जन जन के प्रिय कवि, शायर और लेखक गुलजार साहब। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया एवं कहा कि मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को बधाई देती हूँ। साथ ही आज गुलजार जी स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से नहीं आ पाए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। गुलजार साहब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी बहन बताते हुए कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की रक्षा हो ही नहीं सकती। लिख लो, यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत का अभ्यास करना पड़ेगा ही। प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र में एक वाक्य आया है, योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम तम धूर्व यम वयम धूर्वामा। जो हमको मारने के लिए आ रहा है उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी अवधारणा को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभ किया था। दोनों साहित्यकारों के कार्य विभिन्न भाषाओं, विधाओं और शैलियों में है, फिर भी इनका योगदान एक साझा उद्देश्य की ओर इशारा करता है। ये संदेश आज सभी को मिला कि शब्दों में बेहद शक्ति होती है, बेमिसाल होते हैं, ये राष्ट्र की प्रेरणा होते हैं, राष्ट्र को संजोते हैं, जोड़ते हैं और साथ ही में आपकी संस्कृति को भी संरक्षित करते हैं। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान की कभी भी इतनी ताकत नहीं रही कि वो भारत के खिलाफ मुकाबले में डट पाए, इसलिए वो हमेशा भारत के खिलाफ झूठी खबरें प्रसारित करने का काम करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इस झूठ की फैक्ट्री से लगातार भ्रामक खबरें परोसी जा रही हैं, लेकिन भारत लगातार इनका पर्दाफाश कर रहा है। पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब करने का काम अब खुद पाकिस्तान के लोगों से लेकर के दुनिया को तमाम जानकार कर रहे हैं। भारत के पीआईबी फैक्ट चेक में भी पाक के झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रहार से पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से न जाने कितने लोग अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को खास नुकसान हुआ है। ताजा स्वीकार्यता है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर की, जिन्होंने माना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस और लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत की प्रचंड प्रहार के बाद से पाकिस्तान समेत कई देश भारत को लेकर दुष्प्रचार में लगे हुए हैं और ऐसे देश अपने आर्थिक हितों के कारण भारत के विरुद्ध गलत खबरें प्रसारित करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया राफेल लड़ाकू विमानों के बारे में गलत और भ्रामक खबरें फैला रही है और इस बीच
फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ ने कहा है कि कई देश अपने वाणिज्यिक हितों के मद्देनजर ऐसी झूठी खबरें फैला रही है। Without actually waiting for facts to come out. Now, remember, this is the narrative they have put out. And I have seen how much this has gained traction in the Anglo-Saxon, particularly the US and the British media. My take on this is that a lot of this has to do with commercial interests. They were particularly targeting one aircraft. And that is because they see an international competition from that aircraft for different markets. सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को लेकर भ्रामक जानकारी प्रचारित की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, लेकिन पीआईबी के फैक्ट चेक में ये सामने आया है कि ये बेबुनियाद खबर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पीआईबी के अनुसार ये झूठी जानकारी है। विदेश मंत्री ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया। भारत से तनाव के दौरान पाकिस्तान ने अपनी वाहवाही करने के लिए झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया। वहां का मीडिया ही उसके झूठ को बेनकाब कर रहा है। हालिया मामला द डेली टेलीग्राफ को लेकर है, जिसमें फर्जी खबर का एक पेज बनाया गया था। खबर में पाकिस्तान को आसमान का निर्विवाद राजा बताया गया था। अखबार का हवाला देकर वहां के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी सीनेट में अपनी वायुसेना की प्रशंसा की थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की आई वेरीफाई पाकिस्तान टीम ने पेज की जांच की तो वायरल फोटो झूठी पाई गई। अखबार ने कहा कि उसने अपने उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण किया और ब्रिटिश प्रकाशन द डेली टेलीग्राफ की जांच की तो पाया कि खबर सरासर झूठी थी और उसने ऐसी कोई खबर साझा ही नहीं की थी। पाकिस्तान सेना के मोर्चे पर भारत को टक्कर देने में पूरी तरह से असफल है तो झूठी खबरों से अपनी आवाम को बरगलाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन उसका झूठ हर बार बेनकाब होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह के अपमान के मसले पर बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर देश विरोधी और जातिवादी बयानों का गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी का कहना है कि उसका रवैया न सिर्फ राष्ट्रहित के खिलाफ है बल्कि समाज को बांटने और जातिगत विषैलापन फैलाने का भी प्रयास है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम गोपाल यादव के बयान पर कहा कि उनकी बात बहुत ही सच और तार्किक है। बयान की बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी इस पे माफ़ी मांगे। हम कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते और ख़ास तौर से मैं एक महिला हूँ। ये महिला मतलब कि अस्मिता के लिए इस तरीके की कास्ट बेस्ड बात कहना और इस तरीके की डेरोगेटरी रिमार्क्स देना मुझे नहीं लगता ये उचित है किसी के लिए भी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के बारे में जात के संबंध को लेकर बात कही है, बहुत ही सच और तार्किक बात कही है और जिसमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जातिगत टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने इस बयान की निंदा की और कहा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा और सोच सबके सामने है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से आतंकियों का समर्थन करती रही है। साथ ही इनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक अपने नेता के इस आपत्तिजनक बयान की निंदा ही नहीं की है। समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उस पर लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सज़ा हुई।
समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर भूमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज तक अभी तक उनका कोई जवाब इस पर नहीं आया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे के लिए गुवाहाटी पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में संपन्न राज्य पंचायत चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की जनता को बधाई दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,800 करोड़ रुपए की लागत से शिलांग से सिलचर तक 186 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को आगामी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। एक प्रचंड जीत असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को हमारे स्थानीय चुनाव में प्रदान की है। एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 23 और 24 मई को एक नई इबारत लिखी जाएगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां नॉर्थ ईस्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ये एक नया उदय निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आज के दिवस तक हम लोग एकत्रित कर पाए हैं 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, और सभी राज्यों में निवेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 वर्ष का बैचलर ऑफ साइंस पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इस विषय में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने वाला IIM संबलपुर देश का पहला भारतीय प्रबंध संस्थान बन गया है। IIM संबलपुर ने इसके अलावा मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी में भी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली JEE मेन और CUET परीक्षाओं के जरिए इन दोनों पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। IIM संबलपुर के निदेशक महादेव जायसवाल ने बताया कि दोनों पाठ्यक्रमों में पहले बैच की शुरुआत इस साल सितंबर में होगी। We are launching today 2 very unique programs, and these unique programs, like first in the country by any IIM, we are launching Bachelor of Science 4-year in Data Science and AI, and we have just 90 seats to start with. The second very unique program, again first in the country, is Bachelor of Science in Management and Public Policy. Those who want to go to bureaucracy, those who want to become IAS officers, right now there is no such programs at the undergraduate level in India, because we feel that the best talent right now going to IAS services should also go through BS programs, and so that from the beginning they're clear that they want to go to bureaucracy. उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती जिला में अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ पिछले 17 दिनों से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके तहत जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया जा रहा है, तो वहीं सरकारी जमीन पर बने मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया जा रहा है। अब तक 20 मदरसों, 2 ईदगाह और 1 मस्जिद को ध्वस्त किया जा चुका है।
जबकि 110 मदरसों को सील किया गया है। इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों के साथ भू माफियाओं में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। मदरसे जो कार्रवाई चल रही है बंद कराए गए हैं, कुछ जो है गैर मान्यता प्राप्त वाले मदरसों को, और उसमें जो सरकार के प्रशासन जो उचित निर्णय ले रहा है उसमें जो कार्रवाई चल रही है प्रशासन द्वारा कह है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई आतंकवादी समूह की गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने पिछले साल दिसंबर में गुरदासपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में ये कार्रवाई की है। पंजाब के गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला जिलों में की गई तलाशी के दौरान मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापारिक तनाव, टैरिफ में बदलाव और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है, आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम भी बढ़ा है। इसके बावजूद भारत में मजबूत घरेलू उपभोग, निजी निवेश, निर्यात में बढ़त और सरकारी खर्चों की वजह से विकास की रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत की महंगाई दर औसतन 4.9% रहने के बाद 2025 में घट करके 4.3% तक आ सकती है। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे के भीतर ही है। साथ ही फरवरी से भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण और नीतिगत स्थिरता देश के आर्थिक विकास को सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रोजगार के स्तर में किसी भी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए हफ्ते में $4.5 अरब बढ़कर के $690 अरब के पार चला गया। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए डेटा में ये जानकारी दी गई। विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन आदि मुद्रा शामिल होती है। 9 मई को समाप्त हफ्ते में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $45 लाख बढ़ी 86.33 अरब के स्तर पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आधार प्रमाणीकरण लेन देन की कुल संख्या 150 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई। इससे डिजिटल लेन देन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। आधार आधारित प्रमाणीकरण जीवन को आसान बनाने, प्रभावी कल्याण वितरण और सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का स्वैच्छिक रूप से लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केवल अप्रैल की बात करें तो लगभग 210 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन किए गए, जो 2024 के इसी महीने की तुलना में 8% अधिक है। अप्रैल 2025 के दौरान ई-केवाईसी लेन देन की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से करीब 40% अधिक है। 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी लेन देन की संचयी संख्या 2393 करोड़ को पार कर गई। सरकारी और निजी क्षेत्र में 100 से अधिक संस्थाएं लाभ और सेवाओं की सुचारू डिलीवरी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर रही हैं। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय सरकार के समकक्षों के बराबर एरियर के साथ डीए की मांग की थी। एआई और डीप फेक के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एआई और डीप फेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में मिलते जुलते लंबित मामले में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। दरअसल विजय शाह की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था। वकील ने कहा कि उन्हें कल के हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती देनी है, इसलिए वो संशोधित याचिका दायर करेंगे।
रोहिंग्या शरणार्थियों को हाथ बांधकर समुद्र में फेंककर जबरन निर्वासित का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस आरोप के पक्ष में उसके पास क्या सबूत है कि वो मौके पर मौजूद था। कोर्ट ने इस तरह की काल्पनिक कहानी के साथ याचिका दायर करने पर नाराजगी जाहिर की। ओडिशा के बोलांगीर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी शिविर का भंडाफोड़ किया है। एक संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा को लेकर निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में पटना में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, एसएसपी पटना एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को चेन्नई में शराब घोटाले से जुड़े मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने चेन्नई में जिन जगहों पर कार्रवाई की उनमें TASMAC के MD विसाकन का आवास और फिल्म निर्माता आकाश भास्करन से जुड़े कार्यालय शामिल हैं। भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में मेंस जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 90 मीटर थ्रो करके अब नया इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा अपने जेवलिन करियर में पहली बार 90 मीटर तक का भाला फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने यह उपलब्धि टूर्नामेंट में अपने तीसरे थ्रो में 90.23 मीटर भाला फेंक करके हासिल कर ली है। भारत के भाला फेंक स्टार और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 2025 के अपने पहले इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के एथलेटिक्स पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा किशोर जेना के साथ दोहा डायमंड लीग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुलवीर सिंह मेंस की 5000 मीटर में और पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में भी इस स्पर्धा में भारत की ओर से हिस्सा ले रही हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय वनडे टीम के कप्तान और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम पर अब रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के विभिन्न दलों के नेता और रोहित शर्मा के अभिभावक और परिजन शामिल हुए। इस दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि यह पल उनके जीवन का सबसे खास लम्हा है। For me to have my name amongst, the greats of the game, and I cannot express what the feeling is. So for that, I am really, really grateful and honored and very, very thankful as well to all the MCA members to have this big honor in front of so many people, especially my family, my mom and dad, my brother, his wife and my wife, and special thank to Fadnavis sir to be here and make it very, very special. This is a very, very special day in my life which I will never forget. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। साथ ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचने की स्थिति में ईरान के सामने 2 विकल्प रखे हैं, पहला समझौता और दूसरा जंग का। अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर अब जवाब का इंतजार है। लेकिन ईरान की माने तो ऐसे किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव का अब ईरान ने ही खंडन कर दिया है। ईरान के साथ जारी परमाणु गतिरोध का हल निकालने के लिए 2 ही विकल्प हैं, जंग या समझौता। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस ताजा घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों ने करीब करीब खत्म हो चुके 2015 के परमाणु समझौते पर E3 यानी 3 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक की। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने बताया कि बैठक में अमेरिका के साथ जारी वार्ता की ताजा स्थिति, प्रतिबंधों को हटाने और समझौते से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बैठक जारी रह सकती है। अगर संबंधित पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो तीनों यूरोपीय देश ईरान पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दरअसल 2015 में 6 देशों अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दी गई थी। हालांकि 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से खुद को अलग करते हुए ईरान पर नए प्रतिबंध थोप दिए थे।
1 साल बाद ईरान भी समझौते की शर्तों से पीछे हट गया, लेकिन एक बार फिर सत्ता में लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव डालने के साथ साथ बातचीत का दरवाजा भी खोले हुए हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द हो सकता है। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान को नए समझौते का प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ऐसे किसी भी प्रस्ताव के मिलने का खंडन करते हैं कि ईरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर सहमति जताई है। तीनों यूरोपीय देश 2015 के समझौते के स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस समझौते से कानूनी रूप से ये तीनों देश अब भी जुड़े हुए हैं। अगर ईरान इसका पालन करने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए प्रतिबंधों को लागू करने का विकल्प खुला हुआ है, जो अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने से नाराज यूरोपीय देशों ने ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब यूरोप अमेरिका के साथ होने वाले नए समझौते में यूरोप अपनी भूमिका तलाश रहा है। ईरान वर्तमान में 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो 2015 के समझौते में निर्धारित 3.67% की सीमा से बहुत अधिक है। हालांकि एटम बम हासिल करने की 90% की क्षमता से काफी दूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।